ठीक है, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि ओके। अगर आज एक अनलिस्टेड कंपनी जो है अगर किसी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेती है तो एज ए सीएस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो हम एक जी सर। असाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि फॉरेन रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड बाय ए एन अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, सो ये कंपनी जो हो सकती है, अब एक केस स्टडी बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन जी। कैसे करेंगे। तो केस स्टडी के लिए कंपनी का नाम ओके। है राइट मूव लिमिटेड। राइट, जी। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीस, हम्म। ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस, शेयर होल्डर्स जो हैं इसमें एक्स है जो कि डायरेक्टर है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और वो होल्ड कर रहा है 2,50,000 शेयर्स। और वाई है जो डायरेक्टर है, रेजिडेंट है इंडिया का और वो होल्ड कर रहा है 2,50,000 रुपीज़ के शेयर, ये रुपीज़ में। और इसका ब्रेकअप जो है 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक मिनट ना। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा यहाँ थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है। अब आप हो यहाँ की सीएस, राइट, जी। और हम्म। मिस्टर एक्स calls you and says one Mr. NRI and one Mr. Hmm. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आप सीएस हो, मिस्टर एक्स जो आपका एमडी भी है, जी। मैनेजिंग हम्म। डायरेक्टर भी है, वो आपको बोलता है कि एक वन मिस्टर एनआरआई एंड वन मिस्टर यूके, ठीक है, जो कि यूके सिटीजन है, और ओके। एनआरआई इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर रहता है। तो दैट मीन्स ये जो एनआरआई है इंडिया का सिटी। वो हम्म। पीओआई कार्ड होल्डर है, पर्सन ऑफ हम्म। इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर। ठीक है, ऐसे दोनों केस हो सकते हैं ना कि कोई भी अगर हाँ रिमिटेंस सर। बाहर से आ रही है या तो इंडियन एनआरआई डाल रहा हम्म। है या फिर कोई हम्म। ऐसा आदमी जो इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं, कभी इंडिया में आया नहीं है, वो पहली बार इंडिया में या इन्वेस्टमेंट कर रहा सिटीजन भी नहीं है। है। हाँ, तो वो यूके सिटीजन है। हम्म। तो ये लोग जो है जी। ओके। आपकी कंपनी में हम्म। 5 लाख ईच डालना चाहते हैं, विच इज इक्वलेंट ओके। टू, आप 10 पकड़ो lakhs। इसको 70 कर लो, चलो 7,50,000 ईच, विच इज इक्वलेंट टू 10,000 यूएसडी, ओके। बाय वे ऑफ हम्म। इंस्ट्रूमेंट विच मे बी इक्विटी, मे बी, सो दैट मीन्स आपको कॉल दे रहे हैं सीसीपीएस अच्छा। ओके। के। कितने भी तरीके हो सकते हैं, अपन डिस्कस हम्म। करते हैं अपने को क्या क्या ऑप्शन अलाउड हैं क्या नहीं है। ठीक है, इक्विटी कर सकता है, सीसीपीएस के थ्रू कर सकता है, या फिर फुल्ली हम्म। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के थ्रू पैसा डाल सकता है, कर सकते हैं। साधारण करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी डाल सकता है।
एनी ऑफ रूट हो सकते हैं जी ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आएगा तो उसके पास डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डालना है या राइट प्योर डिबेंचर्स कर सकता है। फिर हमको देखना है कि लॉ के हिसाब से क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, किस में कंप्लायंस कम है किस में ज़्यादा है। हम्म? तो आपके जी एमडी ने ये असाइनमेंट आपको दे दी ओके और उसमें ये बोला कि ये जो होने वाला है दे में बी बाय वे ऑन, आज क्या है, अगर 28 जनवरी है तो दे विल बी ब्रिंगिंग दिस मनी ऑन 28 फरवरी। एडवांस में 1 महीना पहले आपको बता दिया। हम्म? अब आपको बोला हम्म प्लीज कंप्लाई, क्या, ऑल प्रोविजंस हम्म बी इट कंपनीज एक्ट, फेमा, और क्या लग सकता है, स्टैम्प एक्ट अगर जी पैसे डाल रहे हैं। तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? हम्म मतलब ये आपको एकदम ये दे दिया, अभी कैबिन से आप बाहर आ गए ये सुन के कि अरे यार अभी 28 फरवरी को ये जो मिस्टर NRI और मिस्टर यूके हैं दोनों 10,000 डॉलर डालने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे? तो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस किस जी चीज़ सर का? एंड रिजल्ट का। या पहले एंड रिजल्ट लिखते हैं। या टू अचीव द एंड हम्म रिजल्ट जिसके अंदर दे हैव बीन एंटर्ड एज मेंबर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। यहीं जाके काम खत्म होता है जब उनकी एंट्री वेंट्री सब हो गई है एंड ऑल करेक्ट कंप्लायंसेस एंड हम्म नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन। यहाँ पे काम खत्म होगा। करेक्ट सो हम कह रहे हैं कि मुझे वो प्रोसेस बताओ एंड टू एंड जिससे मुझे ये एंड रिजल्ट मिले हम्म कि उस आदमी का नाम मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज ए मेंबर एंटर हो गया है और अब मुझे इस कंटेक्स में कुछ भी नहीं करना है। हम्म तो अभी आपके हिसाब से जब ओके ये असाइनमेंट आपको मिली, ठीक है, सो नाउ हाउ यू विल डू। जी पहला स्टेप क्या सबसे करोगे? पहले तो सर सबसे पहले तो सर अभी मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया वहाँ यहाँ पे है हम्म। और 7.5 लाख ईच हम्म। जो कन्वर्टेड हम्म। $10,000 कन्वर्टेड टू रुपीज है वो 7.5 लाख हम्म। है राइट। हम्म। सो 15 लाख हम्म। रुपया एडिशनल आएगा तो सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लोग को बढ़ाना नहीं, सबसे पहले डिसीजन लेना है, पड़ेगा। बढ़ाना नहीं पड़ेगा, डिसीजन लेना है जी whether डिसीजन to increase or not. Reason being that हम्म because you assumed it is on a face value, लेकिन ये तो जो शेयर्स अलॉट होंगे वो तो किसी वैल्यूएशन के बेस पे होंगे न, जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू पे हाँ हो, आपको कुछ तो कराना पड़ेगा। हम्म तो वेदर टू इंक्रीज, करेक्ट ठीक है, पहला डिसीजन ये हो गया कि हमारी दी ऑथोराइज्ड कैपिटल और नोट। अब ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा, क्या फैक्टर्स है जो इज ये रिक्वायर्ड टू बी किस बेस पे आप ये डिसीजन लोगे कि बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है? राइट वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले और मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा हाँ, तो यहाँ कि पे हम सबसे लोग पहले आपको ये, शेयर्स मतलब अगर हाँ, हाँ, मतलब वी शुड इशू शेयर्स एट अ फेस वैल्यू और वी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम हाँ, पर इसमें कोई दैट कंपल्शन है विल कि हम फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं? नहीं वो किस बेस पे डिसाइड होता है कि हमें शेयर, क्योंकि हमको तो सिर्फ अमाउंट दी गई कैबिन में, जब हम बाहर आए हम्म, तो हमको बोला भैया साढ़े तो सात लाख देना है। तो अब आपको पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, अच्छा देना तो है, तो वो वैलिड क्वेश्चन था हम्म, कि मेरी कैपिटल मुझे परमिट हम्म, कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये सब कुछ डिपेंड नहीं करेगा कर रही है कि व्हाट इज़ पोस्ट इशू स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करूँ जी कि पोस्ट इशू स्ट्रक्चर के बाद जो भी मेरा पोस्ट इशू स्ट्रक्चर है वो हम्म विल रिक्वायर इंक्रीज और नॉट। करेक्ट सो ये तभी हो सकता है जब मुझे आई एम अवेयर, क्या, हाउ मैनी शेयर्स टू वी शुड, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन सिर्फ अमाउंट का है।
हम्म। और अब आपको मालूम है कि फेमा बोलता है कि अगर आप कोई भी अलॉटमेंट कर रहे हो हम्म। तो जो वैल्यूएशन है उससे हम्म। कम पे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले वैल्यूएशन। हाँ, जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट हाँ। आती है, क्या एक जी। अलॉटमेंट करने के लिए, शेयर्स का अलॉटमेंट करने के लिए क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है फेमा में हमको कि हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट से कम ज़्यादा हम इशू कर सकते हैं? अगर आज आपकी कंपनी की फेस वैल्यूएशन वैल्यू रिपोर्ट टेन तो हाँ। रुपीज़ है, ठीक है, और शेयर्स वैल्यूएशन हम्म। के बेस पे आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू 50 रुपीज़ आ रही है, तो क्या मैं फेस वैल्यू पे इशू कर सकता हूँ क्या? हाँ, 10 रुपीज में नहीं, अगर ये सर फेस हाँ। फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं, मतलब 40 रुपीज तो प्रीमियम आएगा ना। नहीं नहीं, अगर वो आपको दैट इज 50 रुपीज। दैट्स एग्रीड, लेकिन आप इशू 50 रुपीज़ पे ही करोगी ना? जो हमारी जी। वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी, बिकॉज मैं क्या कहाँ पे आना चाह रहा हूँ, अभी जो अमाउंट थी हम्म। 7,50,000, ये दो तरीक़ों से कन्वर्ट हो सकती थी कि 75,000 शेयर्स एट फेस वैल्यू इशू करूँ या फिर कुछ करेक्ट। प्रीमियम पे इशू करूं। पर मुझे एग्जैक्ट नंबर कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक अनलेस आई ऑब्टेन वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो हम्म। बाहर निकलने पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि सर मुझे वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। जी। तो अगर मैं वन से पहले एक स्टेप डालूं कि सबसे पहले आई थिंक ऑफ गेटिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट हम्म। ऑफ राइट। शेयर्स ऑफ द कंपनी, रीजन बीइंग दैट कि इस वैल्यूएशन रिपोर्ट से जो प्राइस आएगा, ठीक है, आपने ले ली, थिंक ऑफ गेटिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट ली, आपको पता चला कि हमारे शेयर हम्म। की रेट है 75 वैल्यूएशन आई पर शेयर की। हाँ, और फेयर मार्केट वैल्यू वैसे भी हम लोगों को चाहिए ही होता है कंपनी, हाँ, मतलब अगर क्योंकि फॉरेन से हाँ, पैसा लॉजिक आ है रहा ना, है आप तो हाँ। किसी को भी इशू करोगे जी। तो आप किसी बेस पे ही प्राइस, इशू प्राइस डिस्कस करते हो। दो टाइप के प्राइस हो सकते हैं, करेक्ट। एक यस। नेगोशिएटेड प्राइस हो सकता है और एक ये वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेस पे हम्म। प्राइस हो सकता है। सो लॉजिकली आप पहले अपने शेयर्स का वैल्यूएशन कराते हो, आपको पता चला शेयर वैल्यूएशन आ रही है 75 पर जी। शेयर। अब आपकी कॉल है, मैनेजमेंट की कॉल है कि ये हम्म। एट 75 इशू करें और इससे ज़्यादा प्रीमियम भी ले सकते हैं। कोई भी अगर 75 आपकी खुद की वैल्यू है, आप उसे कम पे तो दोगे नहीं ना किसी को भी, नहीं। राइट? अगर कोई चीज़ आपको खुद को 75 रुपीज़ की पड़ रही है तो डिस्काउंट पे तो आप किसी को नहीं दोगे। नहीं। तो करेक्ट। आपका जो मिनिमम बेस प्राइस होगा वो 75 या उससे ऊपर ही होगा। सो पहला हम्म। स्टेप हो गया कि आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली, उसके बाद आपने प्राइस के ऊपर अब फिक्स किए कि हम 75 और हो, तो आपके एमडी ने, मिस्टर एक्स सेज ओके, आई विल इशू एट 100 रुपीज़। व्हेन यू नो कि ही विल बी इशूइंग एट 100 रुपीज़ एंड मनी जो आपके पास आ रही है दैट इज़ 15 लाख रुपीज़, सो हाउ मैनी शेयर्स यू विल बी इशूइंग? 15,000। हम्म। दैट मीन्स 7,500 टू एनआरआई एंड 7,500 टू यूके। यही बना करेक्ट। आपका बेस। जी। अब इसके बेस पे अब आपको ये दो पैरामीटर्स मिल गए कि मुझे कितने शेयर इशू करने हैं। तो सबसे पहले जब आप हम्म। गए तो आपको पहला क्वेश्चन यही प्राइस। पूछना है ना कि सर आप जो अमाउंट की बात कर रहे हो आप किस रेट पे इशू कर रहे हो? वो बोले क्यों चाहिए? बोले सर आई हैव टू डिसाइड कि मेरी ऑथराइज कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं। हाउ। यस। हाँ। नहीं, अब उसको हाँ बोल दो फिर बोलो सर करेक्ट अभी तो सर। कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, अभी आप मेरे को रेट बताओ दोबारा, तो दूसरी बार तो अंदर जाओगे नहीं, क्योंकि आपको ये मानना है कि वो आपको ये हम्म। लाइन देने के बाद वो आदमी चला गया यूके, अब फ़ोन पे अवेलेबल ही नहीं है आपको। सो यू कैन नॉट जी। आस्क हिम ए सेकेंड क्वेश्चन। क्यों मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमको क्या क्या चीज़ें इसके अलावा चाहिए। जब उन्होंने आपको ये चाहिए। बोला है, इतना पूछा है, तो आपकी क्वेरीज क्या क्या होनी चाहिए, राइट? तो पहली क्वेरी तो यही हाँ। होगी आपकी, एट व्हाट रेट नंबर ऑफ। एट व्हाट एंड रेट। हाउ मेनी शेयर्स, राइट? लॉजिकल है शेयर्स। ना? राइट सर। यस। ये पहली क्वेरी थी जो ये डिसाइड करेगी कि हमारे अथोराइज कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं, कि हमको उसके लिए भी कुछ काम करना है। फिर जी सेकंड सर। क्वेरी क्या होगी आपकी कि सर ये आप पांच छह ऑप्शंस बोल रहे हो,
ये वाली, लेकिन हाँ, इनमें से एक्चुअली कौन सी, क्योंकि मैं इसके बेस पे ही डिसाइड करूंगी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर बोल दो और मेरी ऑथराइज कैपिटल में तो इक्विटी शेयर है, तो मुझे वो भी चेंज करना पड़ जाएगा। चेंज करना पड़ेगा। ये तो सर। आप सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे अपने एमडी से? व्हाट इंस्ट्रूमेंट? सर, वो क्वेश्चन पूछने से पहले ये भी तो चेक करना हम्म। पड़ेगा कि ऑटोमेटिक रूट में क्या आ सकता है, हाँ और मतलब। हाँ, पर वो उसके लिए भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो तो आपका आंसर है, वो चलो। क्वेरीज नहीं है, वो आपका ओपिनियन है। जी। क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि मुझे नहीं पता, तुम बताओ। हाँ, कि राइट। ये हाँ, जो, मतलब हाँ व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स, सो हाँ, बिफोर आस्किंग व्हाट इंस्ट्रूमेंट वी हम्म हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन तो ऑटोमेटिक, अगर तो सबसे मतलब पहले अपने ऑब्वियसली को ये कोई चेक भी करना है, गवर्नमेंट रूट में अपने नहीं हाँ, जाना। अपने सबसे हाँ। पहले ये चेक करना है वेदर आवर इंडस्ट्री फॉल्स अंडर परमिटेड कैटेगरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी तो केस हो सकता है आपको अलाउड ही ना हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना। हाँ। एंड इफ यस, तो ये ऑटोमेटिक रूट है, हम्म, यस। कि अप्रूवल रूट है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्या चीज़ें निकलेंगी वो सब अपने को पता होना चाहिए। अप्रूवल रूट है, चाहिए। अगर है तो हाउ मच तो इज अलाउड टू बी इन्वेस्टेड बाय हम्म। फॉरेनर्स, करेक्ट। ये भी तो पता होना चाहिए ना इस। तो इसका करेक्ट। इसका कुछ कुछ आंसर, कंट्रीज ऐसे भी हैं। हाँ हाँ, सॉरी सर, एक्चुअली कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ से, अभी ये तो यूके है, सो हम्म, इतना ये नहीं है, बट कुछ कुछ कंट्रीज भी ऐसी रहती है जहाँ से इंडिया में फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज इनवर्ड अलाउड नहीं है। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन हो ऐसा गया, भी हाउ है। मच इज अलाउड टू बी, और फिर एंड वेदर आई मीन इन्वेस्टर कंट्रीज विच फॉल्स, आर बार्ड। हाँ। हाँ, अंडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम बार्ड कंट्री। तो हमको ये सेटिस्फेक्शन भी करके लेनी है उनसे कि अगर आपने यहाँ मिस्टर यूके लिखा है उसकी जगह मिस्टर नेपाल लिख दे तो जी। नेपाल से आपको फॉरेन कंट्री जो अपने जिनके बॉर्डर्स अपने पास लग आना रहे हैं, अलाउड है। तो वहाँ से क्या करेक्ट। अलाउड है कि नहीं है। तो ठीक है, ये भी जेन्युइन नहीं क्वेश्चन है। है कि हमको सबसे पहले ये भी जी। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका हम्म। आंसर जो है ये हमें देना है, तो ये क्वेरी की फॉर्म में नहीं हाँ। आएगा। इसके ऊपर हमको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा जब वो स्टेटमेंट हमको पास करेगी। वी हैव टू गिव करेक्ट, मतलब जब हम लोग एडवाइस, अपने क्वेश्चन, सी एस यस, एडवाइस। हम लोग जब भी अपने क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे मैनेजमेंट के सामने, हाँ उससे पहले ये होमवर्क होना जरूरी है। हाँ, कि जब उन्होंने ये अपने को बोल दिया कि एक ऐसे आदमी आ रहा है, तो उसी स्टेज में हमको बोलना है कि सर हमारी इंडस्ट्री तो फॉल करती है, हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम करेक्ट। क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें रेट पता चल गया, ये पूछना है उनसे कि कितने रेट पे और कितने शेयर्स इशू करने हैं एंड हाउ मैनी। अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा इशू करना है ये भी पूछना है। इफ़ दे से सी सी पी एस, हम्म। तो फिर अगला क्वेश्चन एक और आ हम्म। जाएगा कि इसका हम्म। कन्वर्जन किस रेट पे होगा। जी। कन्वर्जन रेट, हम्म, कन्वर्जन कन्वर्जन, हाँ, कन्वर्जन कन्वर्जन रेशियो रेट रेट क्या जो भी रहेगा, है। कूपन रेट क्या रहेगा, क्योंकि इससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है हाँ, इक्विटी जो प्लेन वनीला उसका इंस्ट्रूमेंट है। जो इक्विटी, इक्विटी, प्लेन इक्विटी इक्विटी बोल दिया रहेगा। तो उसमें कुछ आपको सोचना नहीं, लेकिन अगर सीसीपीएस बोल दिया, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो तीन चीज़ें पूछनी पड़ेगी, करेक्ट। कन्वर्जन रेट क्या है, कूपन रेट क्या है, हाँ, उसका और पीरियड उसका कितने टाइम। पीरियड, हाँ। ठीक है, ये हमको पूछना पड़ेगा। और क्या एमडी से पूछेंगे हम लोग, अगर कुछ पूछना है, या जैसे जैसे आगे आएगा फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अभी हम कहाँ पर थे, आपने बोला ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो उसलिए हमने बोला वो जी। इंक्रीज करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो लाइक करेक्ट। अभी ये एग्जांपल में हमारे 15,000 शेयर्स निकले। जी। अब इस केस में हमारी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, हम्म, वो हमने एग्जांपल में लिए थे 5 लाख शेयर्स थे, 5 lakhs। और हमारे पास अवेलेबल फर्द अवेलेबल थे विद इन द इंक्रीज लिमिट में, 5 लाख और और हम इशू करने की बात कर रहे हैं कितने, अभी 1.5 लाख हो जाएंगे, 1,50,000 ना। 15,000। 15,000 इशू करेंगे, 15,000 1.5 लाख शेयर्स इशू कर रहे ऑफ हैं, ₹10। 15,000 इशू कर रहे हैं कि कितना इशू कर रहे हैं?
अगर 100 रुपये पे हम इशू 15,000 कर रहे हैं इशू करे ना तो सर, 15,000 इशू करें तो अवेलेबल लिमिट के 100 अंदर रुपए है, के इशू करे। यस, यस सर। विद इन अवेलेबल लिमिट, क्योंकि 5 लाख है और हमें सिर्फ 15,000 इशू करने। 100 रुपये का मतलब है 10 रुपये प्लस 90 रुपीज़ प्रीमियम। यस। तो ये हमारी असाइनमेंट धीरे धीरे शेप ले रही है कि हमको जी। मिस्टर यूके मिस्टर एनआरआई को 100 रुपये में 15,000 शेयर इशू करने, ये फेस वैल्यू और 90 प्रीमियम हो गया। तो हमारा पहला डिसीजन जी। जो था कि वेदर टू इंक्रीज द राइज कैपिटल और नोट, वो डिपेंड करेगा पोस्ट इशू स्ट्रक्चर पे। तो अभी 5 लाख प्लस 15,000 हमारा इशू हो गया 5,15,000 पोस्ट इशू। जी। पोस्ट इशू स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, अभी शेयर्स हैं 5,15,000। सो हमने देखा कि जी। हमारी अथराइज के अंदर है तो विल रिक्वायर इंक्रीज और नोट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नोट रिक्वायर्ड जी। एज विद इन 10 लाख शेयर्स। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमें ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन, डिसीजन सेम लाइन हाँ पे। सर, हम्म एक और मतलब एक कंपनी के असाइनमेंट का मुझे याद आया हम्म अभी हम्म कि हम लोगों का जो मेमोरेंडम में क्लॉजेस, हम्म ऑब्जेक्ट क्लॉजेस रहता है, हम्म वो भी एक बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कभी कभी कुछ ऐसे चीजें रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको। हम्म तो मतलब उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, तो हम्म। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हम लोगों को चेक हाँ, करना तो ये जरूरी है। इस कंटेक्स्ट अगर में हो गया कोई जो आपने ऐसा हाँ, ऑब्जेक्ट, ये जो आपने बोला था अभी कोई ऐसा इंडस्ट्री ऑब्जेक्ट फॉल्स। है, जी, टू ये चेक। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हम्म जो अलाउ, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, हम्म तो वो भी चेक करना जरूरी टू है। चेक ऑब्जेक्ट क्लॉज इन एमओए कि हम्म। वेदर फॉल्स अंडर प्रोहिबिटेड कैटेगरी, ये चेक हाँ, करना है अपने को, राइट। करेक्ट। फेयर यस। एनफ। उसके बाद कैपिटल चेक करनी है, फिर हमें क्या चेक करना है, डिसीजन वेदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड अंडर कैपिटल क्लॉज, राइट। अगर आप हम्म। सीसीपीएस की बात कर रहे हो और सीसीपीएस में है ही नहीं आपके एमओए में, तो आपको एमओए, अमेंड करना पड़ेगा। हाँ, अमेंड करना पड़ेगा। सो नीड फॉर अमेंडिंग if not permit, not if no provision with respect to instrument proposed to be issued, क्लियर है, राइट। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे, जब हम वो असाइनमेंट लेके आए थे तो हमने रेट पूछ लिया, इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया, तो अभी हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की। तो हम असाइनमेंट पे ले रहे हैं कि हम 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ओके। तो हमारी जी। असाइनमेंट अभी फ्रीज हो रही है। 15,000 इक्विटी हम्म। शेयर्स जो दिए जाएंगे 100 रुपये पे, हम्म। जिसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउ कर रहा है, हमारी कैपिटल अथराइज कैपिटल के स्कोप में है। हम्म? ओके। जी। और इंस्ट्रूमेंट भी अलाउड है। अलाउड है। अब क्या करोगी, डिसीजन हो गए आपके कि सब अलाउड है, आपने अंदर जाके बोल दिया कि हाँ हमारा परमिटेड कैटेगरी है, कैपिटल के अंदर है, ये भी हम्म। इंस्ट्रूमेंट भी अलाउड है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप तो बोर्ड मीटिंग होगा फॉर इशू ऑफ शेयर्स, दीज मेनी शेयर्स। पर इशू के अलॉटमेंट, सर, पहले इशू होगा ना, इशू से ऑथराइज अच्छा हो तो जाएगा कि यहाँ से आप कंपनी बात कैन कर रहे इशू हो सो कि मेनी शेयर। हाँ बोर्ड मीटिंग हाँ। टू कन्वीन बोर्ड मीटिंग, हम्म। बोर्ड मीटिंग टू ऑथोराइज द इशू, राइट। इशू। तो अगर ये मीटिंग आप यस। बुलाओगी तो मुझे आपसे हाँ। पूछना है इस मीटिंग के एजेंडा आइटम क्या होंगे, बाकी रूटीन छोड़ दो, खाली इस इसका, कंटेक्स्ट में। हाँ हाँ मतलब ऑथराइज
authority for issue of shares and then calling of extraordinary general meeting. मतलब अगर आपको एजेंडा भेजना मतलब है तो उसके अनेक्जर क्या रहेंगे? हाँ, uh, एक नोट बताओ, एक सैंपल नोट मेरे को issue, हाँ नॉर्मल भाषा में बोल के बताना। ठीक है, पहले आप आइटमें बताओ, लिखता हूँ मैं क्या क्या, फिर अब मैं आपसे और हाँ फर्दर हाँ डेलिब्रेट करता हूँ। जी। इशू के लिए तो सबसे पहले सबसे पहली इशू आइटम क्या डॉक्यूमेंट, रहेगी ऑफर आपकी? नहीं डॉक्यूमेंट। नहीं, पहले आइटम्स बता दो, फिर मैं उसको डेलिब्रेट करता हूँ कि उसमें क्या क्या लगेगा। आइटम में तो आएगा कि ऑथराइज इशू ऑफ शेयर्स और टू 15,000 शेयर्स। ऑथोराइज इशू ऑफ 15,000 शेयर्स बाय वे ऑफ, 15,000 ऐसे, इक्विटी शेयर्स, हाँ, प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑन प्रेफरेंशियल, क्योंकि राइट इशू तो नहीं होगा ना ये? नहीं, राइट्स इशू। तभी होता है जब ये दोनों शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, वो बाहर के होते, हाँ और उनको आप इशू करते। अभी आप बाहर के लोगों को इशू कर रहे हो, तो पहली आइटम आपने बनाया बोर्ड की कि टू कंसीडर एंड सीक अप्रूवल, राइट? ऐसे ही लिखते हैं ना, फॉर हम्म इशुएंस ऑफ, अगर हमें बनाना ही है तो हम्म 15,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और टू प्रेफरेंशियल। इन्वेस्टर्स। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ले लो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, ये आपने एक एजेंडा आइटम बनाई। नेक्स्ट आइटम क्या बनाओगे? करेक्ट। हम्म, सर फ्रीज हो गया है। क्या? एक सेकंड, नेट गया, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। जी। चलो, ये एक आइटम होगी। सेकंड आइटम क्या रहेगी? हम्म, आवाज आ, हाँ, अभी आपने पहली आइटम लिख दी। वैल्यूएशन सर। हम्म, हाँ, मतलब इससे पहले तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी बोर्ड के पास रखना चाहिए ना। वो इसकी अटैचमेंट बन अप्रूवल जाएगी, मतलब वो टू इसकी नोट, हाँ ये टू नोट। अटैचमेंट में आ जाएगा। अच्छा वो। हम्म, जी। इसके अटैचमेंट हम्म में क्या क्या लगेगा? इसके अटैचमेंट में लगेगा लिस्ट ऑफ प्रपोजलिटी, राइट? जी। और क्या लगेगा इसके साथ? ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तभी बन सकता है जब वैल्यूएशन लिखी हो, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो पैस फॉर। ठीक है, और कुछ जाएगा इसकी अटैचमेंट में? हेलो? हेलो। हाँ, आवाज़ नहीं आए तो बोलना, मेरे को लगता, हाँ, हाँ आवाज़ आ, सर। हाँ। हाँ आ रही है। तो एक लिस्ट ऑफ हाँ प्रपोजलिटी आपने बोला, इनसे पहले क्या अलोटी से कोई हम लेटर या हाँ, कुछ और लेंगे? मतलब कंसेंट या कुछ इनफॉर्मल कि दे आर विलिंग टू सब्सक्राइब या ऐसा कुछ? टर्म शीट? टर्म शीट। हम्म, करेक्ट। टर्म शीट लेंगे ना कि ये इन्वेस्टर है, ये इस टर्म्स पे एग्री कर रहा है, इसको बाद हाँ में ये सब चीज़ें चाहिए, हाँ राइट। बोर्ड शीट चाहिए, ये तो इसी करेक्ट। उसमें नोटिंग करवाएंगे कि हम टर्म शीट अटैच कर रहे हैं, लोटी अटैच सर करें। टर्म ऑफ शीट लिखा आपने। हाँ वो ठीक, टर्म शीट, ठीक है। टर्म शीट चाहिए प्रपोज जी इन्वेस्टमेंट के टर्म लिए, शीट चाहिए। लिस्ट ऑफ सबसे प्रपोजल पहले होती। बोर्ड को वही जाएगा। हम्म, हम्म फिर उनके साथ टर्म शीट के साथ नाम आ गए कि ये लोगों को दे रहे हैं, एंड हम्म नंबर ऑफ शेयर्स। समरी में आप एक टेबल बना के दोगी ना इनको, नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्रपोज इशू प्राइस। और वो किस बेस पे ले रहे हो? आप बोलोगे करेक्ट। वैल्यूएशन रिपोर्ट है, और फिर आप बोल रहे हो ड्राफ्ट ऑफर हाँ डॉक्यूमेंट भी हम अटैच कर रहे हैं, सारे, हाँ सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। है ना? उसका सेकंड आइटम जी क्या सर। होगी इसके बाद बोर्ड की? हम्म अब क्या करोगी? उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, नेक्स्ट आइटम क्या होगी?
कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम्म, जनरल मीटिंग, ठीक है, कॉलिंग ऑफ शेयर होल्डर का ईजीएम अप्रूवल भी जरूरी है। एंड अप्रूविंग ऑफ ईजीएम नोटिस। या तो इसके लिए अटैचमेंट क्या है? ड्राफ्ट नोट ईजीएम नोटिस। राइट, हम्म ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या करोगी? बोर्ड मीटिंग हो गई आपकी, ईजीएम नोटिस अप्रूव हो अभी गया। सर, हम्म, हाँ अभी सर कंपनी शुड बी, मतलब ये अभी ड्राफ्ट ये सब अप्रूव हो गया तो शेयर होल्डर का अप्रूवल आएगा, तो दैट मीन्स यू मतलब आर सेइंग ईजीएम होल्ड होगा। होल्डिंग, सेंडिंग ऑफ, सर्कुलेशन ऑफ, के सीधा उसको लिख दूँ, कन्वीनिंग ऑफ, कन्वीनिंग ऑफ ईजीएम, कन्वेनिंग ईजीएम। कन्वीनियंग एंड होल्डिंग ऑफ ईजीएम। बीच में आप एक चीज़ मिस कर गई, देखो मैं बोलता हूँ क्या मिस कर गई इसके बीच में। अब क्योंकि ये इश्यूएंस का रेजोल्यूशन है, तो आप आरओसी में फाइलिंग करोगी कुछ? 179 के अंडर फाइलिंग आएगा। ठीक है, तो फाइल जी। फॉर्म MGT 14 हाँ विद ROC अंडर करेक्ट। 117। सर 117 तो तो बाद में रेजोल्यूशन आएगा ना। फाइलिंग का कंसेप्ट है, और उसमें लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड फॉर ओके। इशुएंस। सेक्शन, ऑपरेटिंग सेक्शन 117 है, जो बोलता है कि सर्टेन टाइप ऑफ रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 179(3) के रेजोल्यूशन आपको फाइल करना है। हाँ राइट, तो मतलब दोनों सेक्शंस आएंगे वहां पे रेफरेंस के लिए, मतलब फॉर्म 179 जो थ्री फाइल हो रहा है एंड MGT 14 वो 117 के अंदर हो रहा है। 7। 117 कहता है अगर कंपनी ने हाँ 179(3) का कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है प्राइवेट लिमिटेड छोड़ के, हाँ तो उनको करेक्ट। ROC को 30 डेज में फाइल करना है। क्लियर ना? हाँ लेकिन हम लोग जो फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं उसमें 179 ही हाँ, आता है कि ना, तो 117 दोनों, ऑपरेटिंग हाँ सेक्शन दोनों है। सेक्शन। अगर हाँ, हाँ MGT 14 जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 117 में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन जो उसके अंदर की करेक्ट। आइटम्स है हाँ वो 179(3) प्लस अदर आइटम्स है। हाँ तो ये आप 30 डेज में फाइल करोगी। ठीक है। जी। अब यहाँ पे कुछ एडवांस इंटीमेशन का कंसेप्ट है क्या RBI को, कि पैसा आने वाला है, कुछ एडवांस में लेटर देना है कि नहीं? सर ये तो हम लोग अभी कंपनी को एनेबल कर रहे हैं टू हम्म, इशू शेयर हम्म, इशू। अभी जब भी पैसा आने वाला है तो हम्म, सबसे पहले तो द कंपनी शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट। तो उसके लिए हम लोगों को एडवांस इंटीमेशन, मतलब अभी यहाँ पे राइट्स इशू है, इट इज इशू, सो फाइलिंग पोस्ट ट्रांजैक्शन फाइलिंग वुड बी FCGPR। हम्म, तो FCGPR के लिए सबसे पहले कंपनी को अभी नया जो फॉर्म्स पोर्टल आया है हम्म, RBI का, हम्म। उसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना तो अभी जरूरी आगे है। आएगा ना, मतलब ठीक है, अभी इस स्टेज तक कोई RBI जी। पिक्चर में नहीं आया टिल नहीं डेट। नहीं EGM करने तक नहीं। आपने RBI को देखा भी नहीं है, हम्म, या कहीं देखना है हमें इससे पहले? अभी हम लोग EGM पे पहुंचे हुए हैं, हम्म। तो EGM से अभी पहले, तो मतलब ये हम्म, ऑथराइजिंग प्रोसीजर चल रहा है, यस, कंपनी यस, इज बीइंग प्रिपेयर्ड, हाँ, हम्म। तो फॉर यहाँ इशू। कहीं पर भी हमको अभी अभी RBI पिक्चर में नहीं है, तो हमने EGM नहीं है होल्ड कर क्योंकि ली। अभी तक, हाँ हम्म, हम्म। हाँ, अब ना क्या एक्चुअल करना है? पैसा आया है ना एक्चुअल हम्म, शेयर्स गए हैं, तो अभी RBI अभी तक पिक्चर में नहीं आया। तो अब अभी इसके बाद आफ्टर कन्वीनिंग EGM इट विल बी फाइलिंग ऑफ MGT 14 एंड ये स्पेशल रेजोल्यूशन रहेगा फाइलिंग ऑफ MGT 14 MGT 40। स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। कहीं बीच में वो कंसेप्ट आएगा कि हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, और फिर उस टाइम उस अकाउंट को खोलते हुए हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि उसके पास वो फैसिलिटी है कि नहीं? हाँ ऑथराइज डीलर का कंसेप्ट कब आएगा? ये सर तो आएगा। वो किस स्टेज पे आना चाहिए? इसे अभी मतलब ये साइमल्टेनियस ये हो जाएगा तो तो उसके इसका बाद मतलब वो क्या हो स्टेज गया? आ नहीं, जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि सेवन्थ जो पॉइंट था, कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, इसी में एक और एजेंडा आइटम आएगी आपकी। हम्म हम्म क्या? ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अकाउंट, अब वो बैंक ओपनिंग ऑफ अकाउंट, हाँ, सेपरेट बैंक अकाउंट। ओपनिंग हाँ ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट। फिर ये बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है कि ऐसा बैंक जो फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो ब्रांच?
और इसमें कुछ अपने को रिस्ट्रिक्शन है क्या? मैं कपोल कोऑपरेटिव बैंक में खोल सकता हूँ अकाउंट? नहीं सर, जहाँ पे ये सब मतलब स्विफ्ट वगैरह हाँ, दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस अब होते अब हैं वहाँ यहाँ पे पे ही हम इसका लोग। मतलब क्या होगा, ये एजेंडा नोट जब आप रखोगी हम्म, तो उस एजेंडा नोट में ये भी बोलोगी ना कि वी जी, आर ओपनिंग द अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक। है ना, जी वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। जी। सेकेंडली, हैविंग फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरेन रेमिटेंस, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस आएगी। राइट। हाँ, फिर ऑथराइज डीलर। क्योंकि हाँ, ऑथराइज डीलर भी इसी को डेजिग्नेट करना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली ऑथराइज डीलर बन जाता है, वो क्या है? नहीं वो डेजिग्नेट करना पड़ता है सर। तो इसमें मेंशन क्योंकि में। हम लोग जब भी हम्म एफसीटीआरएस का हम्म हम्म रिक्वायर एफसीजीपीआर करते हैं ना हम्म फाइलिंग, हम्म तो वो टाइम पे हम लोगों को अपने ऑथराइज डीलर के डिटेल्स भी देने पड़ते हैं, तो हम लोगों को मतलब ऑथराइज करके ही वो बैंक से हम लोगों को कंफर्मेशन लेना जरूरी है तो मतलब कि जिस दिस बैंक विल को हम बी अप्रोच करेंगे, दिस हम बैंक। उनको ये बोलेंगे ना कि हमको देखो फॉरेन हम्म। रेमिटेंस आने वाली है और हम आपको ऑथराइज डीलर नॉमिनेट हाँ, करना चाहते हैं, तो हमको नेसेसरी कर डॉक्यूमेंटेशन रहे हैं दे दो। हाँ। हाँ, और मतलब दे विल बी गाइडिंग अस थ्रू द प्रोसेस है ना, तो इसका कि हाँ। मतलब शुड बी अपॉइंटेड एज ऑथराइज डीलर। मतलब आप बोलो नहीं बोलो, लेकिन हम्म। दैट पर बैंक शुड बी ऑथराइज डीलर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन। और जरूरी नहीं है कि जो आपका यस। बैंक है वही बैंक होना चाहिए, किसी थर्ड बैंक से भी खोल सकते हैं ना। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में है सॉरी और सर। आपका अगर बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हाँ है हाँ। और आप चाहो कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लूँ, तो ले हम्म। सकते हो। सर वो तो सेपरेट अकाउंट ही रहेगा ना, नहीं हम्म। बट जो अपना ऑथराइज डीलर बैंक है उसी अकाउंट उसी बैंक में अपना अकाउंट होना चाहिए, हाँ मतलब तभी तो वही वो हाँ, मॉनिटर कर मैं पाएंगे वही ना। बोलूँ कि वो बैंक जो है वो आपका हाँ नॉर्मल मतलब बैंक बहुत अकाउंट सारे एचडीएफ। डॉक्यूमेंट्स वो लोगों से, हम्म। मतलब आपके बैंकर्स अलग है। हम्म। हाँ, मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है। है ना, मतलब मैं किसी भी बैंक से डील कर रहा हूँ, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए अगर सामने वाली पार्टी कंफर्टेबल है कि वो बोलते हैं मेरा आईसीआईसीआई में हम्म। इजीली पड़ेगा, तो मैं आईसीआईसीआई को भी ऑथराइज डीलर बना सकता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरा जो खुद का बैंक अकाउंट जिस बैंक में नहीं बैंक है उसी को ही ऑथराइज डीलर बनाना है। तो मैं ये पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा नहीं हूँ नहीं। कि जब हम सेपरेट बैंक अकाउंट खोल रहे हाँ हैं तो नीड नॉट बी योर एग्जिस्टिंग बैंकर, हाँ। इट कैन बी, पर ओनली कंडीशन कि उसके साथ ये आपकी टर्म्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आपको कोऑपरेट करे। हाँ। मतलब आपने करेक्ट। अगर सरकारी बैंक को बना लिया और बाद में वो बैंक आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो अब तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको ऐसा बैंक चाहिए जिसके जो हाँ रिलेशनशिप मैनेजर है जो आपको पूरा हाँ, गाइड करे। बिकॉज करेक्ट, क्योंकि एंड तक, एंड फाइलिंग एंड तक हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है। हाँ तो ऑथराइज डीलर का बहुत ज्यादा सपोर्ट होना हाँ, चाहिए, तो तो इसलिए मैं यही ऐसा कह ही रहा टाइम हूँ, चुनना इसलिए मैं चाहिए यही सर। कह रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ मैं क्वेश्चन क्या है, जी। क्वेश्चन के लिए मैंने ये दैट। पॉइंट छेड़ा, शुड बी वेरी कोऑपरेटिव। यस। यस सर। कोऑपरेटिव एंड नॉलेजेबल। अप्रोचेबल। नॉलेजेबल, अप्रोचेबल, क्योंकि ये सब चीज़ें जिस सीएस को काम करना है, अगर उसको ये बैंक से हम्म। कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हाँ। है कि नहीं? राइट। आपको फॉर्म हम्म। करना है, वो फ़ोन ही नहीं उठाता, आप कैसे फाइल करोगे? ना आपको एफआईआरसी आ रही ना कुछ आ रही। तो यहाँ पे हमको ये पॉइंट को हम्म। बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हम लोगों को ही बोलना है जी। उनको। वो अगर जाके बैंक ऑफ बड़ौदा को अपॉइंट कर दें जिसके आदमी आज छुट्टी पे हैं कल हम्म। गायब हैं, तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये नहीं स्टेप हाँ। हो गया, ठीक है, करेक्ट। रेजोल्यूशन इसका भी पास हो गया। तो जी। दैट मीन्स अब आपका सेपरेट बैंक अकाउंट किस स्टेज पर रेडी होना चाहिए? अब मेरे को आपको ये बोलना है कि आपका सेपरेट बैंक अकाउंट इस स्टेज से पहले रेडी हो जाना आपका चाहिए। ओपन, शुड बी ओपन। आपका आवाज़ गया? आपको आरबीआई में जो रजिस्ट्रेशन करना है, हम्म दैट योर कंपनी विल बी रिसीविंग हम्म फॉरेन हम्म ट्रांजैक्शन, एंड देन फॉर्म्स पोर्टल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उससे पहले आपका एडी बैंक आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब इस स्टेज पे आपका बन चुका होना चाहिए ना, शुड बी ओपन प्रायर टू दैट स्टेज, ईजीएम से पहले। यस। यस। तभी आप आगे की कंप्लायंस कर पाओगी। करेक्ट। बिकॉज मैं क्यों आपको 10 से पहले रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर शेयर होल्डर ने प्रपोजल ही डिसअप्रूव कर दिया
हम्म तो आप रजिस्ट्रेशन करके क्या करोगी? तो रजिस्ट्रेशन की सही टाइमिंग क्या है? इसके बाद जब शेयर होल्डर ने रजिस्ट प्रपोजल अप्रूव कर दिया, हम्म क्योंकि इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लोगी अगर फर्म्स पोर्टल पे, और शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन डिसअप्रूव कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन वेस्ट हो गया आपका, मेहनत एक्स्ट्रा हाँ, लगी। करेक्ट। तो अगर शेयर हाँ, तो होल्डर ने ओके, इसीलिए पहले, हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हम्म बोलो। तो सबसे पहले तो मतलब ये रेजोल्यूशन ईजीएम कन्वीन होगा, उसके बाद ही हम लोग मतलब दैट एट दैट पोजीशन कंफर्म हो जाएगा कि ये इशू हो रहा है। हाँ, उसके बाद ही वो आरबीआई रजिस्ट्रेशन होगा ना। ठीक है, यहाँ पे हमको फर्म्स में रजिस्ट्रेशन करना है। हम्म। तो जो जी। आप मेरे को बताओगी बाद में कि फर्म में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आप हाँ। बताओगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस लिख रहे हैं, जी सर। फिर जिन जिन के ऊपर अपने को ध्यान देना हम्म है वो हाईलाइट करते हैं। फर्म में रजिस्ट्रेशन करना है, फर्म्स क्या है? फॉर्म्स फॉरेन आरबीआई का फॉरेन एक पोर्टल है, इनवार्ड फॉरेन। रिमिटेंस मॉड्यूल, ऐसा कुछ है ना, कि कुछ और नाम है इसका? हाँ। यही है क्या इसका नाम? मैंने इसे अपनी मर्जी से बनाया है। नहीं नहीं, एक हाँ। मिनट, हाँ सर, मैं आपको बता। हाँ। फॉरेन इनवर्ड नहीं है, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम्म। देखा, मैं गलत लिखूंगा तभी ठीक आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिपोर्टिंग। हाँ, तो ये भी जरूरी है कि फर्म का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग एंड करेक्ट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फर्म्स। ठीक है, तो आरबीआई फर्म रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आरबीआई की वेबसाइट पे जाके, जिसकी फुल हम्म फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, और इसको हम टू बी एक्सप्लेन लेटर दिखाएंगे अपन कि कैसे होता है, एक डम्मी जी। स्क्रीनशॉट से। ओके ओके ओके। 11। अब ये आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब क्या करोगी? सर, पॉइंट नंबर 11 में हम लोगों को एक SH7 भी तो फाइल करना है। SH7 फॉर व्हाट? इशू। इशू क्या? SH7 तो अथराइज कैपिटल के लिए है। ओके, राइट। अगर आपकी सॉरी कैपिटल सॉरी। कम है, ठीक है, यहाँ हाँ, पे लिख देते हैं कैपिटल तो चेंज। एंड SH7, हाँ, इफ नीड टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, राइट? जी। तो ये इवेंट बेस्ड है, लेकिन ये तो कंपलसरी है ही है। करेक्ट। MGT 14 तो कंपल्सरी हाँ, है। इंक्रीज है इफ रिक्वायर्ड, राइट? फिर फर्म पे आपने हम्म रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम्म गुड। अब क्या किया आपने? फॉर्म्स पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अ, अभी जिस तरह से टर्म शीट रहेगा और कब पैसा आने वाला रहेगा, हम्म। तो पैसा आएगा तो उसके बाद हम लोगों को अलॉटमेंट करना है। उसके पहले हम लोगों को बोर्ड, मतलब साइमल्टेनियसली जाएगा, वो बोर्ड मीटिंग होगा फॉर नहीं नहीं, फॉर अब इसके बीच ऑथराइजिंग में अलॉटमेंट। प्रोसेस है, सुनो, स्टेप्स मिस हो रहे हैं। अभी हाँ। क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ शेयर होल्डर ने अप्रूवल किया, राइट? हम्म तो यहाँ पे अभी एक करेक्ट। पैस 5 का कंसेप्ट आएगा। पैस हाँ, 5 का क्या लेकिन कंसेप्ट है? पैसिफाई तो रजिस्टर, हाँ वो रजिस्टर है। पैसिफाई। रजिस्टर इस चीज़ का पैस। रजिस्टर है। सुनो, मैं बता, एक बार लिखता हूँ फिर आप उसको डिस्कस करो। पैस 5 कर रहे हो, पैस 5 में एंट्री इन पैस 5 हम्म ऑफ, अबे कहाँ गया 5? हाँ, पैस 5 ऑफ दी पैस 4
proposed to be circulated to investors। और इससे पहले भी एक स्टेप होगा, सीधा ये स्टेप नहीं हो सकता। साइनिंग होएगी ऑफर डॉक्यूमेंट की। हाँ हम्म अभी जी अभी तक ड्राफ्ट ही था ना उस स्टेज तक, शेयर होल्डर की स्टेज तक। हाँ तो अब यहाँ पे हुआ साइनिंग ऑफ पैस फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट। हम्म अब इसके अंदर मुझे ये पूछना है कि एक ही पैस फॉर सबको चलेगा कि जितने लोग हैं उनके लिए उतने पैस फॉर बनाने पड़ेंगे? अगर हम कुरियर कर रहे हैं तो पैस फॉर के रूल क्या बोलते हैं? तो पैस फॉर के रूल ये बोलते हैं कि सेपरेट ऑफर, ठीक है, स्पेसिफिकली एड्रेस्ड एंड सीरियली नंबर। ये ध्यान देना पड़ता है अपने को जब भी हम पैस फॉर इशू करते करेक्ट। हैं। सो इंडिविजुअली जाता है, स्पेसिफिकली उस आदमी को एड्रेस होता है, तो यहाँ एड्रेस्ड होगा दो ही लोगों को, तो दो ही लेटर बनेंगे, एनआरआई करेक्ट। को एंड यूके को। नंबर होगा उसके अंदर, सीरियल नंबर। अब पैस 5 में एंट्री क्या होती है? पैस 5 में यही एंट्री होती है कि सीरियल नंबर 1 का हमने इशू किया एनआरआई को और सीरियल नंबर 2 का इशू किया यूके को। और फिर इसके रूल क्या बोलते हैं? हाँ दे हैव टू अप्लाई थ्रू दैट ऑफर डॉक्यूमेंट ओनली, जो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ये रूल्स हैं जो सेक्शन 42 से आते हैं। फिर कांट बी रिनाउंस्ड, वो किसी और को नहीं दे सकते। जी कांट बी एडवर्टाइज्ड एंड मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ सेंडिंग क्या क्या अलाउड है? ईमेल, फिजिकल, कुरियर, हम्म। ये सब लिखा हुआ है सर सेक्शन ये में। पासपोर्ट, जी इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा। हाँ, इसका नाम जो है, इसका नाम होता है PPOAL। PPOAL इसका फुल फॉर्म है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। करेक्ट। तो इस ओके। पैस फोर को बेसिकली इस वर्ड से रेफर करते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर पोस्ट और एनी अदर मोड कैपेबल ऑफ POD। ठीक है, तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट। अब आपका स्टेप क्या हो गया? जैसे ही आपकी EGM हुई, आपने फॉर्म फाइल किया, बिना फॉर्म फाइल किए आप ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं इशू कर सकते MGT 14 फाइल किए बिना। करेक्ट। हाँ ठीक है, फिर आपने क्या किया? मीटिंग हो गई, अब वो प्रिंट निकाला, फाइनलाइज किया, सब टर्म्स कंडीशंस डाल के दो ऑफर लेटर बनाए, जितने भी इन्वेस्टर थे उनके ऊपर सीरियल नंबर डाला। फिर आपने पैस 5 रजिस्टर में उन दोनों की एंट्री करी। फिर आपने उनको इंडिविजुअली कुरियर कर दिया, रजिस्टर पोस्ट भेज दिया या मेल कर दिया। अब इस स्टेज पे क्या हो गया? उन लोगों के पास आपका ऑफर डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है, राइट? जी। हम्म। अब कहीं पे कोई टाइम लिमिट भी होती है अलॉटमेंट की या परसेंस भी? कितने टाइम के लिए वैलिड होता है शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन? कितने टाइम में ये प्रोसेस करना है अगले वाला? आपने पास तो कर लिया आज, 3 साल बाद मैं इसके ऊपर ऑफर कर सकता हूँ क्या इसी रेजोल्यूशन के बेस पे? नहीं। तो ये रेजोल्यूशन वैलिड कब तक रहता है? 1 ईयर। तो आपको इस रेजोल्यूशन के परसेंस में 1 साल के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना रहता है अलॉटमेंट। तो जब आप अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाते हो EGM की, आवाज़ आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है। नहीं आए तो बोलना। अच्छा, कहाँ पे खो गए थे हम लोग? तो मैं ये बोल रहा था कि ये रेजोल्यूशन जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आपको 1 साल के अंदर अंदर हाँ अलॉटमेंट करनी पड़ती है। अगर नहीं की तो करनी आपको पड़ती फिर है से या सारा फिर प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। फ्रेश। हाँ तो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होगी 1 साल। आपने साइन कर दिया ऑफर डॉक्यूमेंट, आपने अभी उनको, अब यू चूज टू ईमेल, आपने ईमेल कर दिया। ठीक है, हम्म अब ईमेल में जब आप करती हो ईमेल, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट में बैंक अकाउंट की डिटेल रहती है, कैसे पेमेंट करनी है, और उनको बोलते हैं भैया पेमेंट करके उसकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भर के फिर हमको भेजो। हम्म? हम्म
हम्म तो आपने क्या किया, हम्म सीरियल नंबर कर दिया, उसके बाद आपने एंट्री की और फिर आपने सर्कुलेट सर, कर दिया। पेमेंट हम्म। पेमेंट मोड में भी हम पेमेंट मोड में भी एक रेस्ट्रिक्शन रहता है क्या? कि इट कैन नॉट बी इन कैश। हाँ। तो ये, पेमेंट शुड बी ओनली हाँ बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और फिर बैंकिंग चैनल से होना ठीक है। चाहिए। हाँ, तो जब वो अभी नेक्स्ट आइटम आएगी, सर्कुलेट किया हम लोगों ने, सर्कुलेट टू जी। इन्वेस्टर्स, तो दोनों एनआरआई के पास, एनआरआई रिसीव्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। अब क्या, अब क्या होगा? हम्म। अभी एनआरआई से साइंड एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। रिसीव। जो भी एनआरआई मतलब जो भी प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स है, एनआरआई, तो उनसे। एनआरआई हाँ, एंड यूके दो है ना अपने, चलो एंड यूके दो यूके, लोग हैं। हाँ। इनको ऑफर डॉक्यूमेंट मिल गया, अब हमें क्या होगा एज ए कंपनी? एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। अच्छा, रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म, चलो। अभी और अलॉटमेंट पर मनी पैसा भी कहाँ है? आएगा उसके साथ। हाँ, तो हाँ, मनी पहले अलॉटमेंट आएगा मनी कि भी आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा कि क्या है? दोनों साथ में भी आ सकते। एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा। मनी जो है रिमिट होती है, हम्म मनी रिमिट करेगा तो हम्म एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलम होता है पेमेंट डिटेल। हाँ, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? मनी। पहले पैसा आएगा, पहले मनी आएगा। मनी कहाँ पे आएगी? टू बी रिसीव्ड इन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट यस। इन फॉरेन करेंसी। ठीक है। अब आपको रिसीव हुई करेक्ट। एप्लीकेशन मनी। अब क्योंकि ये फॉरेन हम्म एक्सचेंज का मैटर है, अच्छा यहाँ पे अभी हम जो आरबीआई की बात कर रहे थे, इसका एंड रिजल्ट क्या है? दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होने हैं यहाँ पे, जी। एंटिटी एक एंटिटी रजिस्ट्रेशन, मास्टर। हाँ, एंटिटी एंटिटी मास्टर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। एंड दूसरा बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन। बिजनेस यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब इनका दोनों का आईडी पासवर्ड जब तक नहीं आएगा ये एक्टिविटी ख़त्म नहीं है। हाँ, और मतलब वो काम पैसा आने से पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, आरबीआई का रिप्लाई वगैरह आने में टाइम हाँ, लगता है। पर ये तो जो एक चीज़, दस हाँ पंद्रह दिन पहले। हाँ। हाँ, पर ये तभी हो सकता है जब आपका बैंक अकाउंट खुल गया हो। जी। अभी मीटिंग के 30 दिन में अगर आप मीटिंग बुला रहे हो तो मीटिंग के साथ ही ये काम शुरू हो जाना चाहिए, बोर्ड मीटिंग के बाद। बोर्ड हम्म मीटिंग के बाद ही इमीडिएटली बैंक अकाउंट खोल देना चाहिए और बैंक अकाउंट खुलते ही इस काम पे हाँ लग जाना चाहिए। हाँ, मतलब एंटिटी मास्टर तो एटलीस्ट कर ही लेना चाहिए। हम्म। मतलब ईजीएम कॉलिंग, ईजीएम का फाइलिंग और ये काम साइमल्टेनियसली हो टेक्स सकता है। रफली टेक्स रफली 15 डेज। सर, वापस आवाज। एक सेकंड, अभी आ रही है? हेलो? जी। तो हाँ इसमें जी। 15 दिन लग रहे हैं ना? हाँ, 10-15 दिन पकड़, मतलब 10-15 दिन तो लगेंगे, तो तो ये, शुड बी। तो हाँ। सो प्रिपेयर इन एडवांस। ओके, गुड। ये हो गया, आपने अकाउंट खोल दिया, आईडी भी आ गई, पैसा भी आ गया आपके पास, रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया। अब आप क्या करोगे? तो पैसा आ गया तो हम लोगों को अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लगेगा? और सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए सामने वाले का। तो आईएसआईन कब क्रिएट होगा? अच्छा, ये तो इक्विटी है, अगर आईएस। यहाँ पे एक और हाँ पॉइंट लेते हैं, अगर हाँ। थर्ड पॉइंट में, हम्म फोर्थ में, आईएसआईन टू obtain if other than equity you are issuing, राइट? अच्छा, ये इक्विटी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इक्विटी तो आपके पास ऑलरेडी है ही ना कंपनी का, अगर डीमेट में रहेंगे तो। आईएसएन है। जी। हम्म?
तो अगर कोई भी जी। इंस्ट्रूमेंट और इशू कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक आईएसएन चाहिए, क्योंकि आप क्रेडिट किस में करोगे। हम्म। राइट। अब ये जो और प्रोसेस है, अभी तो ये भी हाँ। एक अपने आप में एक प्रोसेस है। जी। हम्म। ये टाइम पे सर ये भी चेक करना जरूरी है कि सामने वाला जो है उसका हम्म। अकाउंट कौन से डीपी में है। हम्म। मतलब इन्वेस्टर को एक तो यहाँ पे अकाउंट, मतलब यहाँ की डीपी में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा टू रिसीव शेयर्स। सो ये तो क्वेरीज उनसे में आएगा, अकाउंट ओपन। एक मिनट, क्वेरीज में आएगा हमारी करेक्ट। क्या, कि इन्वेस्टर हैविंग, इन्वेस्टर हैविंग डीमैट अकाउंट और नॉट, इफ नो ओपन, इफ यस तो अकॉर्डिंगली मेक आई साइन एप्लीकेशन विद दैट डीपी, यही मतलब विद दैट। हाँ मतलब हाँ, डिपॉजिटरी। विद दैट डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल। राइट। हाँ, एक से जी। रिकॉर्ड है। सो क्वेरीज में हमने डाल दिया कि इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट है कि नहीं। अगर है, अगर है तो हमें पूछना है कि कहाँ करेक्ट। पर है एन एस डी एल हाँ। सी डी एस एल, और फिर उसी हिसाब से उस डिपॉजिटरी पे अपने को डीमेट अकाउंट आई एस एन की एप्लीकेशन करनी है, अगर सी सी पी एस है तो। जी सर। जी सर। राइट। और हम्म। एप्लीकेशन फॉर्म आ गया आपके पास। अब नाउ यू आर प्रोसीडिंग टू कॉल। अब यहाँ पे इस स्टेज तक कोई आरबीआई से इंटरेक्शन होनी है क्या? आरबीआई से नहीं, एडी से इंटरेक्शन होनी है, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा हम लोगों को एडी से सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे तो हाउ अपना यू विल कम रेमिट टू नो कि केवाईसी। पैसा आया? नहीं नहीं, हाउ यू विल कम टू नो पैसा आ गया? वो तो हम लोगों का एडी बैंक ही हम लोगों को इंटीमेट करेगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। पर और मतलब वो उसका एक कैसे आता है? एफआईआर सी है फॉरेन। नहीं नहीं, ईमेल आती है कि मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। अभी आप अपने केबिन में बैठे हो, ठीक है, और हाँ। अब आपको कब मालूम पड़ेगा कि पैसा आ गया? कौन बोलेगा आपको? बैंक से मेल आएगी तभी आप काम करोगे। बैंक ने एक हफ्ता अगर मेल ही नहीं करी तो आपको। हाँ तो आप इंक्वायरी करोगे ही ना। नहीं तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब इन्वेस्टर आपको इंटीमेट मैनेजमेंट इज करेगा ना। आफ्टर दिस। नहीं नहीं, देखो कैसा है, इन्वेस्टर जो है आपको हाँ एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा हाँ हाँ। कि मैंने ये रिमिट कर दिया, उसमें मेंशन करेगा मैंने इस डेट को रिमिट किया। हम्म। सो ये आपका और ट्रिगर। उसके साथ हाँ, एक बोलो। एफआईआरसी भी आती है बैंक हम्म। से, हम्म। फॉरेन इन्वेस्ट इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। हम्म। वो सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव रिसीव्ड योर मनी हाँ, तो इसका फ्रॉम मतलब फॉरेन। क्या हो गया? आपको पता कब चलेगा? जब एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ गया तो आपको पता चल गया कि हम्म। इन्वेस्टर ने रिमिटेंस कर दी है। नाउ यू विल अप्रोच, कर दिया योर एडी बैंक। है ना? अभी पहुंचोगे ना आप अपने हाँ। एडी बैंक के पास कि अप्रोच। पर मेरे को कुछ इसमें आइडिया था, कुछ एडवांस डिक्लेरेशन कुछ होती है क्या? आरबीआई को। हाँ, कि जो भी डिक्लेरेशन हमें लेनी पड़ती है एनआरआई से, उसका कुछ पहले से ही हमें हम्म। उसे अप्रूव करा के रखना पड़ता है कि कैसा है, कि इसी स्टेज पे सब काम नहीं करना? नहीं, सारा जो है पोस्ट फैक्टो फाइलिंग है। अच्छा ठीक है, तो अप्रोच एडी बैंक एंड आस्क फॉर। अब बोलो आप उससे क्या क्या मांगोगे? केवाईसी ऑफ फॉरेन सब, इन्वेस्टर। सबसे पहले एफआईआरसी। एफआईआरसी। ठीक है, आगे? केवाईसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। केवाईसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। ओके। अभी? फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग लिखते हैं। अच्छा, उसको मेल डालोगे कि आगे हमारे जब भी को ऐसे ऐसे फाइलिंग पैसा करेंगे। आया है, आप एफआईआरसी और हाँ। केवाईसी दे दो। राइट। हम्म। जी। ठीक है। अब बैंक से आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई, अब आप क्या करोगी?
अभी आप आपका बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया होगा अब तक। हाँ। तो हम लोगों को एक तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट करना है शेयर्स का। हम्म, नहीं तो उसके लिए कन्वीन करोगी ना बोर्ड मीटिंग? हाँ, बोर्ड मीटिंग कन्वीन करना है शेयर्स। कन्वीन बोर्ड मीटिंग। अब इस बोर्ड मीटिंग के एजेंडा आइटम्स क्या क्या रहेंगे? प्रॉपर अलॉटमेंट। हम्म, सबसे पहली आइटम होगी अलॉटमेंट हम्म ऑफ शेयर्स। इसके अनेक्सर्स क्या रहेंगे? इसके अनेक्शस तो साइन पैसको आइटम नंबर टू, रहेगा। कंसीडर एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या क्या अनेक्सर लगाने वाले हो? अब जो आपको, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। हाँ अभी समझो, अब आपको बोल दिया कि रूपाली बोर्ड मीटिंग बुलाओ, हमें शेयर अलॉट करने हैं। तो डेफिनेटली आपको एक एजेंडा जी नोट बनाना है जिसमें आप ये लिखोगे जी। कि शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दी थी, हम लोगों ने ऑफर दी, उसके हम्म। परसेंट में हमको इतना पैसा आया, अब उसके कंटेक्स में हम हम्म। इतने शेयर इशू करना चाहते हैं। इन दिस रिगार्ड जी। फॉलोइंग थिंग्स आर अटैच। कुछ अटैच करोगी कि FIRC कॉपी अटैच करोगी या क्या? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपने कभी अलॉटमेंट करी तो उस एजेंडा आइटम में हम्म। आप क्या अटैच करते हो? हाँ, मतलब जो साइंड फॉर्म आया है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें चलो, सारी डिटेल्स रहती है। तो आप साइंड तो वो एप्लीकेशन फॉर्म अटैच लगा दो करेंगे। कि वी आर हाँ, रिसिव्ड मतलब एज साइंड अटैच्ड। एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी। हाँ, वी हैव रिसीव्ड दिस। इन्वेस्टर हैज अग्रीड टू द व्हाटएवर एप्लीकेशन मतलब वो प्राइस एग्री एंड हो गया। एवरीथिंग एंड। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ही हैज़ हाँ कंसेंटेड। हाँ, ही हैज कंसेंटेड टू एवरीथिंग। और क्या? लिस्ट ऑफ अलॉटी लगाओगी? हाँ, इतने शेयर, इतना डिस्टिंक्टिव नंबर, ये क्या क्या जो रहता है। ओ, डिस्टिंक्टिव नंबर तो नहीं आएगा ना, हाँ ये अभी तो वो। हम लोग डीमैट में इशू। हम्म, और कुछ लगता है इसके साथ, रेजोल्यूशन के साथ एजेंडा आइटम में? एक शेयर सर्टिफिकेट बनेगा वो जो सेकंड स्टेज डिपॉजिटरी है। को इशू होगा। सेकंड स्टेज पे अभी हाँ बोर्ड मीटिंग पे हैं हम लोग। आप अभी एजेंडा भेज रहे जी हो बना के। आपको जी। असाइनमेंट आई कि हमें हम्म। अलॉटमेंट करनी है, एजेंडा बनाओ। तो उस एजेंडे में आपने एक नोट डाल हम्म। दिया टू कंसिडर अप्रूव अलॉटमेंट हम्म। ऑफ शेयर। शेयर। अब इसका जो रेजोल्यूशन बनाओगे आप ड्राफ्ट, जी। वो क्या क्या पॉइंट कवर करेगा? 15,000 शेयर्स बी अलॉटेड एज पर डिटेल टू बिलो। होम। एक एक हो गया। हम्म। फिर नंबर ऑफ शेयर्स वो सब उसमें कुछ कवर हो गया, एज कितना पर डिटेल जाएगा। बिलो टेबल लगी। फिर ऑथराइजिंग हम्म। डायरेक्टर्स ऑब्लिक ऑफिशियल्स, KMP। जो भी, हाँ, हाँ, ऑफिशियल्स क्या क्या करने के लिए? अलॉट करने के लिए और अलॉट तो बोर्ड ने कर दिया। मतलब हाँ, मतलब उससे रिलेटेड जो भी फाइलिंग हम्म, है, जो भी क्या क्या साइनिंग काम होगा? करना है आगे समझो, इस स्टेज के उसके बाद लिए। क्या क्या काम होगा? इशू शेयर सर्टिफिकेट्स। अलॉटमेंट करने के लिए तो कॉर्पोरेट एक्शन करना पड़ेगा तो साइनिंग, अपना डीपी के साथ। ऑथराइज टू साइन कॉर्पोरेट अ, एक्शन फॉर्म, हाँ हाँ। फाइल ROC फॉर्म्स, हम्म। कंप्लीट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। ये कवर होगा ना रेजोल्यूशन में? जी उसके अलावा कॉमन सील इफ रिक्वायर्ड, अगर NSDL के नाम पे भी अगर आपको इशू करना है। अभी तो कंसेप्ट नहीं है ना कि है, टाइम ड्यूटी अभी ऑनलाइन पे हो रही है, तो NSDL के नाम पे भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा हाँ। ना आपको। नहीं। हाँ तो रेजोल्यूशन में हाँ, बेसिकली, स्टैम्प ड्यूटी तो अभी डायरेक्ट NSDL में हाँ, पेमेंट होता है, उसके फोटो देते हैं। तो जो पहले का जो कंसेप्ट था कि NSDL के नाम पे जी। इशू करो और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करा दो, पे उसकी करो, हाँ। उसकी जगह अभी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, पेमेंट, यस। राइट?
तो ये पहली आइटम थी। इसके अलावा कोई और आइटम रहेगी इस बोर्ड मीटिंग में? नहीं। यहाँ पे आएगा एक और, फाइलिंग नेसेसरी फॉर्म्स विद आरबीआई, राइट? हाँ, करेक्ट। तो ये एक ही आइटम है और इससे हो सकती है, ठीक है। अब ये अलॉटमेंट यस। सर्कुलर से हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? अलॉटमेंट सर्कुलर से नहीं हो सकता। तो इशू इशू लिखा है ना वहाँ, अलॉटमेंट थोड़ा लिखा है। एक मिनट, वन 179 जो है, जी। 179 का जो रेजोल्यूशन आपने फाइल किया जो शुरू में बोर्ड मीटिंग पे, वो इशू का था। हाँ, वो इशू है। यस। तो 179 में सिर्फ इशू ही लिखा है ना, अलॉटमेंट नहीं लिखा है। और 179 बोलता है वो आइटम हाँ, से, राइट। तो इसका मतलब इशू जो है वो बोर्ड मीटिंग में ही लेना है, लेकिन अलॉटमेंट आप सर्कुलर से कर सकती हो, कर सकते हैं। अलॉटमेंट आप कमेटी जी के सर। थ्रू कर सकती हो, क्योंकि अब तो आप खुद इशू ही के देखो टाइम ना। पे हाँ पहले बोर्ड ने कमेटी अपॉइंट किया रहेगा। हम्म, इफ कमेटी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर तो उस कमेटी दिस, की तो मीटिंग से भी कर सकते हो। हाँ। अभी अभी छोटी जो कंपनी रहती है, आवाज़ आ रही है ना? हाँ। तुम्हारे पड़ोसी ना ढोल ले आए, उनके बच्चे बजाते रहते हैं सारा दिन। हाँ, ठीक है। तो इसमें कैसा है, क्यों मैंने ये पॉइंट छेड़ा कि ये पॉइंट आएगा बार बार। आप कहोगे बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि सेक्शन में तो सिर्फ इश्यूएंस लिखा है। तो आप ये जो सर्कुलर अलॉट, से करो। हाँ, तो एक ही आइटम है आपके एजेंडा में, कोई आइटम ही नहीं है इसके अलावा। तो हाँ, तो यू कैन डू इट बाय सर्कुलर। क्लियर? तो इसके लिए स्पेशली मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ये थोड़ा गर्म कर दे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया, आपने बोर्ड मीटिंग बुला ली। अब क्या करोगी? बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद क्या करोगी? मीटिंग हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब क्या करोगे? आज ही बोर्ड मीटिंग हुई, अलॉटमेंट हो गया तो आज के दिन हाँ, आज मतलब समझो, सुनो ना, आज ये 28 हाँ। फरवरी को पैसा आ गया था आपका, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस हम्म। किया था। अब 1 मार्च को आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई। जी। अब डे कैलेंडर बनाते हैं, डे वाइज क्या काम करोगे। हम्म? जी। तो 1 मार्च को क्या काम करोगी बोर्ड मीटिंग के अलावा? हम्म। हम्म? आपकी मैनेजमेंट किस सर, चीज़ की? वापस आवाज चली गई हाँ, आपकी। एक सेकेंड। अभी आ रही है? हाँ। अभी 1 मार्च को आप सबसे पहला काम क्या करोगी बोर्ड मीटिंग से आने के बाद? अभी बोर्ड मीटिंग के रूम से आप बाहर आ गई, बोर्ड ने पास हाँ, कर दिया, अब पहला काम क्या करोगे? रेजोल्यूशन प्रिंट करके साइनिंग करूंगी, करवाऊंगी ठीक है, डायरेक्टर से। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी रहेगी कि मैं वो पैस 3 फाइल कर दूं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मनी का यूटिलाइजेशन डिपेंडेंट है, हाँ। राइट? तो मैनेजमेंट आपको इंसिस्ट करेगी कि अभी जी, के अभी कर दो। लेकिन फाइलिंग कर दो। उससे हाँ। पहले भी आप क्या करोगी? इन्फॉर्म करोगी अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को, क्या, हाँ। कि अलॉटमेंट हो गई है, हाँ। कैपिटल चेंज हो गई है, अकाउंटिंग एंट्री पास करो। हम्म। हम्म? और फाइनेंस को क्या करेक्ट। बोलोगी? डोंट यूज दैट मनी, अलॉटमेंट हो गई है, अनलेस वी फाइल। डोंट यूज मनी अनलेस पैस 3 फाइल, राइट? हम्म। फिर 2 मार्च को आपका कोशिश रहेगी, हम्म, क्या, कि मैं फाइल कर दूं पैस 3 विद आरओसी हाँ, करेक्ट। एंड इन्फॉर्म फाइनेंस टू ट्रांसफर द मनी
from separate bank account to company's current account so that they can use them. उसके बाद क्या करोगी? अब क्या करोगी? अभी शेयर्स डीमैट अकाउंट में जाने चाहिए तो सामने इसका मतलब मतलब अब इन्वेस्टर आप के, तो उसके लिए एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट एक्शन। तो सर ऐसे नहीं लगता आपको कि कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद पैस फाइल करना चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि उसमें पैस का कॉपी भी अटैचमेंट, चाहिए। उसमें अटैचमेंट है ना। पैस 3 जो है वो अटैचमेंट है उसकी। कॉर्पोरेट एक्शन की, हाँ उसमें राइट। पूछते हैं वेदर यू हैव फाइल्ड, और तो उसमें लिखते हो फाइल कर दिया या फाइल कर देंगे। हाँ राइट 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 करेक्ट। एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म। हम्म। और आफ्टर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी थ्रू, बिकॉज मैं इसमें सब टेक्निकल पॉइंट अलग से निकालूंगा जो वर्थ देखने, ये प्रोसेस चल रहा है अभी तक। जी। थ्रू वेबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट से आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हो, और वो और कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म प्लस फीस